नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव लेकर आए हैं। ये हर वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में भी तत्सम और तद्भव से प्रश्न बनते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे तत्सम और तद्भव के विषय में। मैं आज इसके पूरे विज्ञान को आपके सामने परोस दूंगा। अब आप जान जाएंगे, देखते ही मान आप समझ जाएंगे कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। जैसे आप हाथी देखते हैं और घोड़ा देखते हैं। हाथी देखते ही आप जानते जाते हैं कि हाथी है और यह घोड़ा है। उसी तरह से आज मैं आपको तत्सम और तद्भव के शब्दों के विषय में बताऊंगा। आप शब्द देखेंगे और जैसे हाथी बता देते हैं और घोड़ा बता देते हैं, उसी तरह से आप शब्द को देखेंगे और बता देंगे कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। तो आइए चलते हैं। तत्सम का सीधा सीधा अगर हम अर्थ लेंगे तो इसका मतलब है संस्कृत का शब्द। इसका मतलब हो गया हिंदी का शब्द। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये है तत् धन सम, और ये भी है तत् धन भव। ये है तत् धन भव। अब देखिए, तत् धन सम उसके समान, और ये है तत् धन भव माने उससे उत्पन्न हुआ। ये है उसके सम माने समान, और ये हुआ उससे उत्पन्न। अब यहाँ देखिए, उससे का मतलब है संस्कृत से। उससे का मतलब है संस्कृत के समान, अर्थात जो संस्कृत के जैसा हो वह है तत्सम। और उससे, उस संस्कृत शब्द से जो उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे समय के साथ अपने रूप को बदलता गया और परिवर्तित रूप आज हिंदी में जो है वही है तद्भव। अब इसके अंतर को हम समझते हैं। इसके जब हम अंतर को समझ जाएंगे तो इसके सारे विज्ञान को हम समझ लेंगे और हम देखते ही पता कर लेंगे कि ये शब्द तत्सम है और ये तद्भव है। अब पहला अंतर ये है कि तत्सम शब्द में संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, अगर वो लगे हैं, 22 उपसर्ग है संस्कृत में, अगर वो जिस शब्द में लगा है तो वह तत्सम शब्द होगा। जैसे एक दो उदाहरण हम बताते हैं। जैसे प्रतिक्षण। अब देखिए, ये क्षण एक शब्द है। आप जानते हैं उपसर्ग शब्द के पहले लग जाता है, तो प्रति इसमें जो है उपसर्ग है और ये पहले लगा है, और ये प्रति जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है। ये प्रति संस्कृत का उपसर्ग है। इसी तरह से संस्कृत में 22 उपसर्ग है। जैसे एक है आजन्म। आजन्म। अब आप, ये जन्म एक शब्द है, लेकिन आपको ये जब आप जान जाएंगे कि संस्कृत के 22 उपसर्ग कौन से हैं, तो आ जो है संस्कृत का एक उपसर्ग है। जैसे एक है पराजय। अब जय शब्द में परा लगा है, तो आप इससे जानेंगे, ये संस्कृत ऐसे अगर उपसर्ग लगे रहेंगे तो जिस शब्द में लगे रहेंगे आप जान जाएंगे वह शब्द तत्सम है, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत में ही लगेंगे और किसी शब्द में नहीं लगेंगे। इसका हम लेते हैं, इसमें तद्भव, इसमें हिंदी के उपसर्ग लगेंगे और हिंदी के 10 या कुछ विद्वान 13 उपसर्ग मानते हैं। तो ये हिंदी के उपसर्ग जिस शब्द में लगा रहेगा आप जान जाएंगे कि हिंदी के। अब आपको 10 उपसर्ग जानना पड़ेगा। उसको हम एक वीडियो में बनाए हैं उपसर्ग, उसको आप जब देखेंगे तो आप जान जाएंगे, उपसर्ग भी आपको समझ में आ जाएगा और उससे आप जान जाएंगे कि शब्द संस्कृत का है, ये हिंदी का है। जैसे एक क है, ये क उपसर्ग है, अब पूत में लग गया तो बन गया कपूत। अब ये क उपसर्ग हिंदी का है, संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। जैसे एक है उन,
30। अब 30 शब्द में उन लग गया उपसर्ग, ये उन जो है हिंदी का उपसर्ग है। इसी तरह से एक है भर पेट, भर पेट। अब देखिए पेट शब्द है, इसमें भर उपसर्ग लगा है, तो ये जो है ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। ये था पहला अंतर। आप इसे लिखते रहिए और हम समझाते रहेंगे। अब देखिए दूसरा हम अंतर बताएंगे। इन्हीं अंतरों को, विशेषताओं को आप जानेंगे, उसके बाद आप जानने लगेंगे कि तत्सम है, ये तद्भव है। अब देखिए दूसरा ये है कि इसमें संधि, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें संधि होती है, इसमें संधि नहीं होती, इसमें होती है और इसमें नहीं होती। जैसे संस्कृत में संधि आप हम पढ़ा चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वो सारे संधि जो आपको मिले हैं वे सब के सब तत्सम शब्द हैं, वे हिंदी के शब्द नहीं हैं। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, हिमालय। अब देखिए ये हिमालय शब्द में संधि हुआ है, इसमें हिम और आलय से बना है हिमालय। अब ये संधि हुआ है, इसमें कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई है, तो ये हिमालय शब्द बना। तो जब संधि हुई और संधि से जो शब्द बनते हैं, निर्मित होते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। इसमें संधि होता ही नहीं, हिंदी के जो शब्द होते हैं उसमें संधि नहीं होता। तो ये एक अंतर है। एक तीसरा अंतर भी आप लोग समझते चलिए। तीसरा अंतर ये है कि इसमें संस्कृत में, इसमें धातु, जो धातु होता है, धातु के साथ न लगता है। इसमें धातु या क्रिया के साथ ना लगता है। ये जान लीजिए एक बहुत बड़ा अंतर आपको। जैसे पठन, यहाँ देखिए न मिला, लेखन, ठीक है। यहाँ देखिए पठन और लेखन, इसका जो है पढ़ना, यहाँ देखिए ना मिल रहा है। लिखना माने इसमें चढ़ना, इसमें पठन, लेखन, गायन, वादन, मतलब जिस शब्द में न मिले वह संस्कृत का है, तत्सम है, और जिसमें ना मिल जाए वह समझ लीजिए हिंदी का है। तो ये एक अंतर है। ऐसे आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए, मैं समझाता चलूँगा। अब देखिए संस्कृत जो तत्सम होता है उसमें चौथा है, इसमें विसर्ग के विषय में हम बता चुके हैं। ऐसे दो बिंदी रहेगा, ये आपको मिलेगा। इसमें विसर्ग क्या है? नहीं मिलेगा। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, और जिस शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता आप समझ लीजिए वे शब्द क्या हैं? हिंदी के हैं, तद्भव हैं। जैसे रामः, बालकः, कृष्णः, ये शब्द इसमें जो है देखिए विसर्ग लगा हुआ है। जिसमें विसर्ग लग जाए वह तत्सम है, और जिसमें विसर्ग न लगे, राम, कान्हा, ये शब्द इसमें विसर्ग आप नहीं पाएंगे। तो एक अंतर ये भी है। एक अंतर और हम बता दें, इसमें हलंत लगता है। तत्सम शब्दों में क्या लगता है? हलंत। हलंत एक तिरछी रेखा होती है, ऐसे ये शब्द में आप पाएंगे। इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होता, इसमें होता है। अब जैसे देखते हैं श्रीमान, आपको श्रीमान लिखना है तो यहाँ देखिए हलंत लगा है। हनुमान लिखना है तो यहाँ हलंत लगा है। मतलब जिस शब्द में हलंत रहेगा वह शब्द संस्कृत का होगा, और इसमें हलंत का प्रयोग आप नहीं पाएंगे। जैसे दान, ठीक है, पेड़, माने इसमें आप पाएंगे ही नहीं, हलंत नहीं पाएंगे, और इसमें हलंत आप पाएंगे। ऐसे देखिए छोटे छोटे अंतर से अभी आप पूरा विज्ञान समझ जाएंगे कि किसमें। इसमें देखिए ये द्विगुण व्यंजन,
द्विगुण या उच्छिप्त जिसे कहा जाता है, उच्छिप्त, ये इसमें नहीं पाया जाता और इसमें क्या होता है, हिंदी में पाया जाता है। अब द्विगुण व्यंजन होता क्या है, हम व्याकरण में पढ़ा चुके हैं। एक ये है, एक ये है। ये जो है संस्कृत में नहीं पाया जाता, किसी भी शब्द में नहीं पाया जाएगा, लेकिन हिंदी में जैसे पढ़ना, चढ़ना, जैसे सड़क, पेड़, यहाँ देख रहे हैं द्विगुण व्यंजन, ये जो बिंदी लग जा रहा है इसी से द्विगुण व्यंजन है। ये संस्कृत में पाया ही नहीं जाता, ये द्विगुण व्यंजन संस्कृत में था ही नहीं। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा था 14 माहेश्वर सूत्र, उसमें द्विगुण व्यंजन नहीं है। तो इसलिए द्विगुण व्यंजन ये जब आप देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये तद्भव शब्द है, ये संस्कृत का तत्सम शब्द नहीं है। अब इसके आगे देखिए, द्विगुण व्यंजन के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें संस्कृत में जो है, जो तत्सम शब्द होता है, इसमें अनुस्वार लगता है और इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है अर्ध चंद्र बिंद। ये ऐसे लगता है, शिरोरेखा के ऊपर ऐसे आधा चाँद बना लोगे और बिंदी लग जाएगा, और इसमें शिरोरेखा के पीछे ऐसे बिंदी लग जाएगा, इसे अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार जिसमें लगता है वह संस्कृत तत्सम शब्द होता है। जैसे देखिए संगम, संयम, तो देखिए यहाँ बिंदी लगा है तो आप जान जाएंगे कि तत्सम है। इसमें जैसे हाथ है, कहाँ, ठीक है, गांधी, देख रहे हैं। तो अर्धचंद बिंदी जहाँ लगता है वह कैसा शब्द होगा, वह तद्भव शब्द होगा, और जिसमें ये अनुस्वार लग जाएगा वह तत्सम शब्द होगा। ये सब अंतर देखिए, इन्हीं अंतरों से आप पहचानेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। इसके बाद देखिए अगला अंतर ये है कि हिंदी में ये छ जो है, छत्री वाला छ, उसका तत्सम का प्रयोग में होगा, और इसमें जो है ख और छ के रूप में हिंदी में होगा। जैसे इसमें जो है ये देखिए छ है, ये अगर ये जहाँ आ रहा है तो आप जान जाइए वह शब्द तत्सम है, और इसके जगह पे अगर ख आ रहा है या ये छाता वाला छ आ रहा है तो आप जान जाएंगे इसी की जगह पर, तो आप जान जाएंगे यह तद्भव है। अब जैसे देखिए क्षीर, अब इसको आप क्या लिख रहे हैं, खीर। अब देखिए यहाँ छ आप देख रहे हैं, यहाँ जो छ है यह छ क्या हो गया है, ये ख हो गया है, माने छ इसमें बदला जाएगा या फिर ख हो जाएगा। जैसे छार, तो क्या हो जाएगा, खार। यहाँ देख रहे हैं ये छ जो है किस में बदल जा रहा है, ये जो है ख में बदल जा रहा है। ऐसे ही देखिए पक्षी है, पक्षी है, तो यहाँ इसका हिंदी में क्या हो जाएगा। अब देखिए छ का क्या हो जा रहा है, पंछी, क्या हो जा रहा है, पंछी। माने छतरी वाला छ इसमें जो है छाता वाला छ हो जा रहा है या फिर ख हो जा रहा है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं कि रीछ, एक शब्द है रीछ, अब यहाँ देखिए रीछ है तो इसको ऐसे लिख दो, रीछ। यहाँ ये जो छ है ये ऐसे हो गया, ये छाता वाला छ हो गया। फिर जैसे अक्षर है, जैसे अक्षर है, अब देखिए ये अक्षर जो है कैसे हो जा रहा है, अक्षर माने छ हो जा रहा है। ये छतरी वाला छ कैसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। जैसे एक शब्द है तीक्ष्ण, देख रहे हैं, तो इसका छ का क्या होगा, या फिर ख हो गया फिर श होगा, ये हो गया तीखा, क्या हो गया, ये देख रहे हैं छ क्या हो गया,
छ जो है ख हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जिससे आप जानेंगे कि ये छ कैसे छतरी वाला छ हिंदी में ख हो जा रहा है, नहीं तो छ हो जा रहा है। जैसे एक है इच्छु, देखो इच्छु है। अब ये इच्छु कैसे हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ई ख, ये मतलब छ जो है ये छ कैसे हो जा रहा है, ये छ जो है ये ख हो जा रहा है। तो ये एक अंतर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें ड़ का प्रयोग होता है तत्सम में, और इसमें क्या हो जाता है, न का प्रयोग होता है। इसमें ऋण का प्रयोग होता है और इसमें न का प्रयोग, जैसे रामायण, तो इसमें क्या हो जाएगा, रामायण, रामायण। इसमें जैसे प्राण, यहाँ देखो ड़ है, यहाँ हो गया परान, देख रहे हैं। तो जैसे गृहिणी, तो क्या हो गया घरनी, माने ये ड़ आप देखिए ड़ क्या बन जा रहा है, ड़ जो है न बन जा रहा है। ड़ किस में परिवर्तित हो रहा है, ड़ जैसे घृणा है। अब घृणा जो है एक शब्द है, अब देखिए यहाँ इसमें ड़ है तो इसका जो है होगा घिन, इसमें न हो जा रहा है, माने ड़ क्या हो जा रहा है, न हो जा रहा है। तो इस तरह से ये अंतर आप देखेंगे, माने र का प्रयोग तद्भव में नहीं होगा, ये आप समझिए। इसी तरह से हम आपको बताते हैं, जैसे इसमें री का प्रयोग होता है, री का प्रयोग होता है, और इसमें तद्भव में री का प्रयोग नहीं होता, इसमें री का प्रयोग होता है। ये री देख रहे हैं ना, री की मात्रा, इसमें री का प्रयोग नहीं होता, इसमें होता है। जैसे एक शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार, अब इसमें री का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे लिखा जाए श्रृंगार, ठीक है। तो इसमें देखिए री का प्रयोग यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं होगा। इसमें घृत जैसे एक है, री की मात्रा लगा है, अब इसमें ऐसे लिखा जाएगा घी, इसमें क्या लिखा जाएगा, घी लिखा जाएगा। जैसे कृषक एक शब्द है, कृषक, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें किसान लिखा जाएगा। इसमें माने री का प्रयोग यहाँ मिलेगा और यहाँ जो है री का प्रयोग नहीं मिलेगा। जैसे एक शब्द है कृतगृह, कृतगृह है, अब इसको जो है देखिए यहाँ री का मात्रा चिन्ह लगा हुआ है, अब इसमें कचहरी, कृतगृह से जो शब्द बनता है हिंदी में वह है कचहरी, लेकिन आप गौर करिए इसमें री का प्रयोग है और हिंदी में तद्भव में री का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए इसके बाद हम आपको बताए हैं, जैसे एक श्र या तालव्य श या मूर्धा स का प्रयोग तत्सम में होता है और हिंदी में दंत स का प्रयोग होता है। ये श्र है तो ये संयुक्त व्यंजन है, इसको हम बताए हैं, आधा स और र से मिलके बना है, संयुक्त व्यंजन है। और ये तालव्य श है और ये मूर्धा स है। ये प्रयोग संस्कृत में माने तत्सम में होगा, लेकिन हिंदी में दंत स का प्रयोग होता है। हिंदी में क्या होता है, इसका दंत श्र का प्रयोग होता है। जैसे श्रावण एक शब्द है, श्रावण, तो इसका सावन हो जाएगा, ये दंत सा आ गया। देखिए यहाँ ये श्र लगा है श्रावण, तो इसका दंत हो गया। जैसे स्वसुर, अब स्वसुर की जगह इसमें क्या हो जाएगा, दंत सा लग जाएगा, सुर। तो यहाँ आप देख रहे हैं तालव्य श की जगह यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ दंत स लग रहा है। जैसे दीप शलाका एक शब्द है, दीप शलाका एक शब्द है, दीप। अब देखिए इसमें तालव्य श लगा है, दीप शलाका, यहाँ देखिए तालव्य श लगा है, लेकिन ये हिंदी में क्या हो जाएगा, यहाँ दंत लग जाएगा, दिया सलाई, दिया सलाई, देखो ये दंत स लग गया है। तो यहाँ तालव्य श का क्या हो जा रहा है,
ये जैसे इसमें एक संस्कृत में एक शब्द है आशीष, आशीष। अब इसमें देखिए एक तालव्य स है, एक मूर्धा स है, लेकिन इसमें हो जाएगा आशीष है, आशीष। इसमें क्या हो जा रहा है? आशीष हो जा रहा है। इसमें माने दंत स आपको मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? दंत स मिलेगा। जैसे एक है धन्य श्रेष्ठी, धन्य श्रेष्ठी। अब देखिए इसमें ये स्र आ गया है, इसमें हो जाएगा धन्ना सेठ। देख रहे हैं यहाँ दंत से लग गया, तो मतलब ये दंत से आपको तद्भव में मिलेगा। और ये तीनों से श्रय स, ये तो मान लीजिए संयुक्त है, ये आधा स और र से मिलके बना है श्रय ये, और ये तालव्य स है, मूर्धा स है। इसके बाद देखिए अब देखिए तत्सम में व का प्रयोग होता है, और वही व हिंदी में जब आएगा तो ब बन जाता है। इसमें व का प्रयोग होता है और हिंदी में क्या हो जाता है? ब। जैसे वानर, क्या है? वानर, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? बानर। व क्या बन गया? ब बन गया। जैसे वन मानुष, ये क्या हो गया? वन मानुष, वन मानव। देख रहे हैं? जैसे व्याघ्र, अब व्याघ्र ये आधा व है, तो ये क्या हो गया? बाघ है, माने व का क्या बन रहा है? जैसे विवाह है, क्या है? विवाह, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्याह है, माने व का देखिए ब हो जा रहा है। जैसे वणिक है, वणिक है तो इसका हो जाएगा बनिया, क्या हो जा रहा है? बनिया हो जा रहा है। जैसे वर यात्रा एक शब्द है, वर यात्रा, अब इसका क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, बारात। वर यात्रा माने दूल्हे की यात्रा जो है वह क्या हो जा रहा है? बारात हो जा रहा है। एक शब्द जैसे विद्युत, एक शब्द है विद्युत, तो इसका हो जा रहा है व का क्या हो जा रहा है? बिजली, इसका क्या हो जा रहा है? बिजली हो जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक वक है, वक को संस्कृत शब्द है तत्सम, तो इसका क्या हो जा रहा है? वक का बगुला। तो मतलब हम ये बता रहे हैं कि व का तद्भव में ब हो जाता है। आप इसे सिर्फ गौर करें। अब देखिए इसके बाद अगला मैं लक्षण आपको बता रहा हूँ। अगला लक्षण ये है कि री है या आधा र है या उड़ंतुआ र है, उसका प्रयोग तत्सम में होगा और पूरा र का प्रयोग तद्भव में होता है। जैसे री है या आधा र है, अथवा ये शिरोरेखा, इसके ऊपर उड़ंतुआ र इसे कहते हैं। र आधा ऊपर जब चला जाए, और इसमें क्या होगा? तद्भव में पूरा र आएगा, आधा तिहा नहीं रहेगा। हिंदी में माने तद्भव में पूरा र आएगा और इसमें जो है आधा र। जैसे गृह एक शब्द है, गृह। अब देखो गृह है, यहाँ ये री की मात्रा है, इसमें ये पूरा र हो जाएगा। घर, ये जो आधा र है इसमें क्या हो जाता है? पूरा र हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, चंद्र। अब यहाँ देखिए आधा र प्रयोग हुआ है, इसमें चाँद हो जाएगा। चंद्र का क्या हो गया? चाँद हो जाएगा। मतलब ये इसमें आधा र देखिए आया है, लेकिन इसमें आधा र वो नहीं आता। इसमें जब भी आएगा वो क्या होगा? पूरा र होगा। जैसे ग्राम, देखिए इसमें आधा र लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या होगा? गांव इसका हो जाएगा। मतलब इसमें अगर होगा तो पूरा र होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन इसमें आधा र ये आप देख रहे हैं। जैसे एक शब्द है तीर्थ। अब देखिए यहाँ ये र जो है ऊपर आ गया है, इसी को उड़ंतुआ र भी कुछ लोग कहते हैं, जनश्रुति में यही है।
तो ये आधा र है ऊपर चला गया है। अब इसको ऐसे कहिए तीरथ, इसमें पूरा र आ गया है, तीरथ, ये क्या है, पूरा र हो गया। जैसे आम्र है, आम्र का क्या होगा, आम्र, तो यहाँ देखो आधा र लगा है, इसमें हिंदी में आधा र नहीं लगता, हम यही बताना चाह रहे हैं, इसमें आम हो जाएगा, आधा र नहीं लगता है। और इसी तरह से जैसे प्रथम एक शब्द है, प्रथम, तो यहाँ देखिए आधा र लगा है। हमारे कहने का मतलब ये री की मात्रा आधा र या उड़ंतुआ र ये तत्सम शब्दों में ही लगता है, और इसमें ये पहला हो जाएगा, प्रथम का पहला हो गया, इसमें या फिर पूरा र लगेगा, नहीं तो र नहीं लगेगा। और एक उदाहरण और समझते हैं, थोड़ा थोड़ा यही भेद आप समझ जाएंगे तो एकदम आप जान जाएंगे कि शब्द तद्भव है, और देखते ही आप बता देंगे कि ये इसमें यह का प्रयोग होता है। और यही यह जो है तद्भव में क्या हो जा रहा है, ज, इसमें यह जो है तत्सम का तद्भव में ज हो जा रहा है। जैसे युग एक शब्द है, तो इसमें क्या हो गया, जुग हो गया। योगी हैं, तो इसमें क्या हो जा रहा है, जोगी। जैसे यजमान हैं, तो क्या हो जा रहा है, जजमान। अब आप देखिए यहाँ जो है, यहाँ यह का क्या हो जा रहा है, यहाँ यह का जैसे यम है, यम, तो ये क्या हो जा रहा है, जम, यमराज का इसी तरह से क्या हो जाएगा, जमराज। तो इसे बहुत सारे उदाहरण है जिससे हम, जैसे यत्र है, यत्र का जहाँ होगा, यत्र, तो यह का ज होगा, जहाँ, हिंदी में क्या हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, इससे यह का ज अगर हो रहा है तो ज किसका सूचक है, तद्भव का सूचक है। एक और अंतर है, इसको भी आप लोग देख लीजिए कि इसमें त्र का प्रयोग होता है तत्सम में, और हिंदी में किसका प्रयोग होता है, त का। इसमें त्र का प्रयोग होता है और हिंदी में त का प्रयोग होता है। जैसे रात्रि है, अब इसमें देखिए क्या है, त्र का प्रयोग हुआ है, और लेकिन इधर जब आएंगे तो क्या हो गया, ये रात हो गया। जैसे राजपुत्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, राजपूत, क्या हो जा रहा है, राजपूत हो जा रहा है। जैसे मित्र है, एक शब्द है मित्र, तो इसका क्या हो जा रहा है, मीत। देखिए त्र का क्या हो रहा है, आप गौर करिए, त्र का त हो रहा है, तो इससे हम जान जाएंगे। जैसे एक शब्द है पत्र, पत्र, तो देखिए यहाँ त्र है तो इसका हो जाएगा पत्ता, क्या हो जा रहा है, पत्ता। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, उससे आप जान जाएंगे। जैसे एक शब्द है सूत्र, क्या है, सूत्र, तो इसको हिंदी में क्या हो जाएगा, सूत्र, माने त्र का त होना है, तत्सम में त्र होगा और तद्भव में क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। और एक अंतिम लक्षण और मैं बता दूं कि इसका जो तत्सम का उच्चारण होगा वह कठिन होगा, क्या होगा, कठिन, और इसका उच्चारण इसका सरल होगा। ये सबसे बड़ा अंतर है। जैसे अग्नि कहेंगे, अग्नि कहने में थोड़ी कठिनता का अनुभव जिह्वा को होती है, लेकिन अगर हम आग कहेंगे तो यह एकदम सहज है, सरल है, बहुत आसानी से कहा जा सकता है। तो जो तद्भव शब्द होते हैं उसको जो है आसानी से आप कहते हैं, जिह्वा को सुकून मिलता है कहने में। लेकिन जो संस्कृत के शब्द हैं, जो समास बहुला हैं, जो क्लिष्ट हैं, जिसमें प्रत्यय और पुरुष का ज़्यादा संयोग, इसीलिए संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी वियोगात्मक भाषा है। भाषा का एक सबसे बड़ा लक्षण ये भी है कि भाषा कठिन से सरल की तरफ सदैव प्रवाहित होती है, अर्थात तत्सम से तद्भव की तरफ की ये यात्रा है। हमने आपको बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए
तो इसे आप लोग जो है अपना स्नेह प्यार दीजिए, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।